हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आपने देखा था हमने इससे पहले 2 वीडियो हमने आप लोगों के लिए जो है अपलोड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो आज उसी सीरीज़ का एक तीसरा वीडियो है। इसमें हम उत्तराखंड जीके के जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और एक क्वेश्चन से हम जो है इसमें ऑप्शन तो नहीं दिए मैंने, लेकिन उसको आपने जैसे कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा उसका हम पूरा डिटेल में जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि कहीं से भी आपका कोई भी पॉइंट रह ना जाए। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और बाकी लोगों तक आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, इससे हमारी भी मदद होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस विभाग को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? भाई कौन सा विभाग था जिसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहां से बंगाल से कहां स्थानांतरित किया गया था? देहरादून स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, वो था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब जो है बात आती है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? सब मैंने क्या कहा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था। इसकी स्थापना सबसे पहले जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई होगी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, 1767 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बंगाल में हुई थी। ये हमने पहले ही आपसे कहा। बाद में इसको बंगाल से जो है कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया देहरादून में। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कब इसका स्थानांतरण हुआ? 1942 में इसका स्थानांतरण हुआ। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल। इसका जो है स्थानांतरण हुआ बंगाल से देहरादून में। और अब जो है कोई भी विभाग की स्थापना होती है या किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, सबसे पहले उसके उद्देश्य जो है निर्धारित किए जाते हैं, तभी उस किसी भी चीज़ की स्थापना होती है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जब 1767 में की गई तो उसका क्या उद्देश्य रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था दोस्तों भूकर। ठीक है, यानी कि जमीन का जो टैक्स होता है ये, और उसके बाद अन्य प्रकार के जितने भी सर्वे होंगे, सर्वेक्षण होंगे, वो सभी जो है इसके उद्देश्य रखे गए दोस्तों। इसका स्थानांतरण मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद एक चीज जो यहाँ पर स्टार पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ हर वीडियो में, तो इसमें जो स्टार पॉइंट है ये सभी स्टार पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि जो भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने की जो संस्था होती है, अभिकरण आप कह सकते हैं, जो विभाग होते हैं, तो वो एकमात्र विभाग यही है भारत का। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो क्या करता है? भू सर्वेक्षण करता है, जमीन से संबंधित सर्वे करता है, मानचित्र बनाता है। ठीक है, ये देश का जो है एकमात्र सर्वे करने वाला या सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, और इसमें जो सर्वे हैं इसके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या मतलब किस किस प्रकार के सर्वे ये करता है, ये चीज़ थोड़ा सा अगर जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो वनस्पति सर्वे हैं, जितने भी वनस्पति सर्वे हैं, ठीक है, वनस्पति सर्वे सभी इसी में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्राणियों के सर्वे होते हैं, ठीक है, प्राणी विज्ञान के सर्वे, वो सब इसी में आते हैं। और वनों के जो सर्वे हैं, ठीक है, तो वन सर्वे भी इसके अंतर्गत आते हैं, यही करता है। और भू सर्वे, ठीक है, जमीन वगैरह के सर्वे जो है इसी का काम भी यही करता है। और पुरातत्व से संबंधित जितने सर्वे होते हैं वो सब भी यही करता है। अब इसमें जो मैं एक चीज आपको बता दूं, और इसके एक सर्वेक्षक थे जिनका नाम था एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट ने 1852 में एक प्रेक्षण किया, एक प्रैक्टिकल किया। वो प्रेक्षण करके इन्होंने जो है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई थी? 29,002 फीट बताई थी। कितनी बताई थी? 29,002 फीट बताई थी। ठीक है, तो 29,002 फीट किसकी ऊंचाई इन्होंने बताई थी? एवरेस्ट की ऊंचाई बताई थी। अब एवरेस्ट जो नाम पड़ा दोस्तों, इन्हीं के नाम के आधार पर एवरेस्ट का नाम क्या रखा गया? एवरेस्ट रखा गया। ये क्या थे? महासर्वेक्षक थे। किसके? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया पूरा। चलिए उसके बाद चलिए, हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, तो भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? ये क्वेश्चन भी आपका, भारत का प्रथम डाक टिकट, तो भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ मेरे भाई? ये हुआ था 1854 में। 1854 में हुआ था। तो इसको किसने जारी किया था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही इसको क्या किया था दोस्तों? इसको जारी किया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय की स्थापना
कुमाऊं विश्वविद्यालय के, देखिए कौन सा ऐसा संग्रहालय है जिसकी स्थापना कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में की गई। तो दोस्तों ये कौन सा है, हिमालय संग्रहालय। ठीक है, कौन सा संग्रहालय है, हिमालय संग्रहालय। तो हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई है कहां पर, कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता। अब कब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो संग्रहालय होते हैं, जो म्यूजियम है, ठीक है, तो इस म्यूजियम में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों का संग्रहण यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर राज्य का जो समाज है, ठीक है, इसकी संस्कृति है और इसके राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, और अपने हमारे राज्य के क्षेत्रीय पत्रकारिता और मंदिर हैं, ताम्रपत्र हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के चित्र हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से या क्षेत्रीय आंदोलन से या विभिन्न प्रकार के आंदोलन से, राज्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन सारे छायाचित्रों का इसमें संग्रहण किया गया है, उनको इसमें रखा गया है। दूसरा एक जो इसमें ये था दोस्तों, महात्मा गांधी जब कुमाऊं आगमन में आए थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन में जब वो आए थे, उस समय की जितनी भी उनके छायाचित्र थे, वो पिक्स थी, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और स्वाधीनता संग्राम के अंतर्गत जितने भी हीरोज थे दोस्तों, ठीक है, तो उन हीरोज की पिक्स भी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो स्वाधीनता संग्राम में जिनने हीरो की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो है तमाम जो प्राचीन अखबार हैं, ठीक है, उत्तराखंड के जो उस समय जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, वो सारे विभिन्न प्रकार के जो पुराने अखबार हैं उनकी और पत्रिकाएं हैं, उनकी जो मूल प्रतियां थी ना, तो वो भी यहाँ पर आपको इस म्यूजियम में मिल जाएंगी, ठीक है, और उनकी विभिन्न प्रकार की फोटोज, पिक्स वगैरह भी आपको इस म्यूजियम में मिलेंगी। और तीसरा और लास्ट एक चीज़ ये भी है, जो बिरखम होते हैं, आपको पता होगा, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलाओं पर मानव आकृति टाइप के और इस टाइप की एक आकृतियाँ होती हैं पत्थरों में जो गढ़ी गई थी, ठीक है, तो वो बड़े बड़े बिरखम भी यहाँ पर इस म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और आम्लक प्रस्तर मूर्तियाँ भी इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया, इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं करके। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद पर रहने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक कौन थे? तो दोस्तों वो हैं कौन? बलदेव सिंह आर्य, ठीक है, बलदेव सिंह आर्य। आप इसको देखेंगे दोस्तों, इनके बारे में अगर पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आप देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा इनको ब्रीफली बता देता हूं। इनका जन्म हुआ था 1912 में, ठीक है, कई चीज़ें अगर जानना है तो ये चीज़ें भी हमको जाननी पड़ेंगी। इनका जन्म 1912 में हुआ था। एक उमथ नाम का गांव है, ठीक है, उमथ गांव है, कहाँ पर है ये? पौड़ी में है दोस्तों, ठीक है, उमथ नाम का गांव पौड़ी में है, वहां पर इनका जन्म हुआ 1912 में हुआ था। ये दोस्तों अगर इनको किस रूप में जाना जाता, ये एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भी ये हैं दोस्तों, राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, ठीक है, और हरिजनोत्थान में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और दूसरा जो है ये है कि ये गांधीवादी विचारक थे, ठीक है। 1950 में सबसे पहले दोस्तों इनको प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। अगर इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो 1950 से मानी जाती है, जब इनको प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में इनको प्रोविजनल पार्लियामेंट तो प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में इनको मनोनीत किया गया था। उसके बाद 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1974 में, 1980 में और 1985 में लगातार इतनी बार आप देख सकते हैं, लगातार इतनी बार जो है ये विधायक रहे। क्या रहे? विधायक रहे। उसके बाद इनको 1968 और 1974 में, ठीक है, 1968 एंड 74 में इनको क्या किया गया? विधान परिषद का सदस्य या विधान परिषद का मेंबर इनको चुना गया था। और उसके बाद जो है दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के ये अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन 1995 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ से इतनी चीजें हमने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ठीक है, ये नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक जो रचना है, ये है सुरेंद्र सिंह पांगती की। किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती।
ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह पांगती की है उत्तराखंड कितना सच व कितना छल। दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं आपको, ये जो है 2 भागों में लिखी गई है। ठीक है, कितने भागों में लिखी गई है? 2 भागों में लिखी गई है। किसके द्वारा? सुरेंद्र सिंह पांगती जी के द्वारा। सुरेंद्र सिंह पांगती का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? नानासेम एक गांव है, नानासेम एक गांव है, ये कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो नानासेम गांव पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों 5 वर्षों तक जो है सेना में रहे। सुरेंद्र सिंह जो है 5 वर्षों तक कहां पर रहे? सेना में रहे। उसके बाद जो है ये आईएएस के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, आईएएस के पद पर नियुक्त हुए और 1999 में, ठीक है, 1999 में ये आईएएस के पद से ही क्या हो गए थे? रिटायर हो गए। ठीक है, तो ये थी इनकी एक छोटी सी कहानी। और एक चीज इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक धाद नामक जो है संस्था का गठन किया। ठीक है, धाद नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का क्या कार्य था, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया? तो इनका उद्देश्य था सामाजिक कार्य। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्य करती थी ये संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से भी हमने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार या फिर पवार वंश के किस शासक ने निर्दोष नागा साधुओं की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों निर्दोष नागा साधुओं की हत्या कर दी थी किसने? महिपति शाह ने। ठीक है, महिपति शाह। तो इसने क्या किया था? निर्दोष नागा साधुओं के 3-4 नागा साधुओं की इन्होंने हत्या कर दी थी। जो महिपत शाह था ये गद्दी पर जो है किसके बाद बैठा था? इनसे पहले कौन था? श्याम शाह। जब श्याम शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद महिपत शाह को गद्दी मिल गई थी। ऐसा माना जाता है कि श्याम शाह क्या था दोस्तों? निसंतान था। ठीक है, तो निसंतान होने की वजह से महिपति शाह को क्या मिली? गद्दी मिल गई। अब जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा उत्तराखंड में पूछा जाता है, इसको ये कौन सी उपाधि धारण करता था? ठीक है, तो कौन सी उपाधि धारण करता है दोस्तों? ये इसको गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब ये महिपति शाह ने जब नागा साधुओं की 3-4 निर्दोष नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद ये जो है प्रायश्चित करने के लिए सोचता था, मतलब कुंठित हो गया था। मन ही मन इसको हर बार कटोसता रहता था। ठीक है, फिर एक बार क्या हुआ, ये ऋषिकेश के एक भरत मंदिर में गया। वहां पर मूर्ति को जब ये देख रहा था तो इसके मन में तो वही चल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारे मन में होता है हम फिर वही चीजें अपने चारों तरफ महसूस करते हैं, देखते हैं। तो ये उस मंदिर के जिस भी कोने पर जा रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि जो भरत की मूर्ति है वो इसको घूर रही है। ठीक है, क्योंकि ये इसने एक जो है जघन्य अपराध किया था। इसको ऐसा लगता था कि ये मूर्ति मुझे घूर रही है। तो अचानक इसकी बुद्धि कुछ ऐसी भ्रष्ट हुई कि इसने उस मूर्ति की दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद इसको जब निकाल ली, इसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, तो फिर इसको और ज़्यादा दुख हुआ। इसने सोचा कि मुझे अब जो है अब मेरा पाप तो और भी बढ़ गया। तो फिर ये प्रायश्चित करने लगा और अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। फिर उसके बाद जो है कुमाऊं युद्ध हुआ। जब कुमाऊं युद्ध में ये दोस्तों बलिदान हो गया। ऐसा माना जाता है कि ये खुद चाहता था कि मेरी मृत्यु हो जाए, कुमाऊं युद्ध में मैं मारा जाऊं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं गढ़वाल की सभी जातियों में अधिकांश जातियों का आगमन कहाँ से माना जाता है? तो भाई जो अधिकांश जातियों का आगमन माना जाता है दोस्तों, वो राजस्थान से माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की जितनी भी जातियां हैं दोस्तों, इसका एक साक्ष्य जो है आप पढ़ेंगे तो विभिन्न साक्ष्य आपको मिलेंगी। लेकिन जो ओझा नामक ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो ओझा नामक ब्राह्मणों का माना जाता है कि ये कत्यूरी राजाओं के समय यहाँ पर आए थे और बाद में अस्कोट के रजवानों के दीवान बन गए थे। ठीक है, तो जो ओझा हैं, ठीक है, ओझा नाम के जो ब्राह्मण हैं, ये जो है किसके समय यहाँ पर आए थे? क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कई बार। तो ओझा ब्राह्मण जो है कत्यूरी के समय यहाँ पर आए थे और बाद में ये क्या बन गए? अस्कोट में रजवानों के दीवान बन गए। उसके बाद जो बसेड़े राजपूत हैं, ठीक है, बसेड़े राजपूत जो है बांसवाड़ा राजस्थान से आए थे ये भी। ठीक है, कहाँ से माना जाता है इनका आगमन? बांसवाड़ा राजस्थान से। देखिए राजस्थान से, तो बांसवाड़ा राजस्थान से इनका आगमन माना जाता है राजपूतों का। उसके बाद जो रावत राजपूत हैं, ठीक है, जो रावत राजपूत हैं, ये भी जो है किसके समय आए थे? कत्यूरी राजवंश के समय आए थे। क्योंकि जो कत्यूरी के अभिलेख है, लेख है, उनमें ये चीज़ें जो है इनका कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य मिलता है। और राजस्थान के इतिहास को भी अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी इनका थोड़ा थोड़ा उल्लेख मिलता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये राजस्थान से आए थे। और रावत, बसेड़े, ओझा वगैरह ये सभी
उसके बाद जो है दोस्तों ये राजपूत जो हम कह रहे हैं, तो राजपूत जो है राजस्थान के लालराई स्थित शांतिनाथ मंदिर के लेख में इनको राजपूतों को क्या कहा गया है, राजपुत्र कहा गया है। ठीक है, राजपुत्र कहा गया है। किसको कहा गया है, राजपूतों को। ठीक है, तो राजपूत को राजपुत्र कहा गया है। कहाँ पर कहा गया, राजस्थान के लालराई नामक जगह पर एक शांतिनाथ मंदिर है। ठीक है, तो शांतिनाथ मंदिर का लेख जो 1176 का लेख है, इसमें इनको राजपुत्र कहा गया है। उसके बाद जो है इनको महारावत भी कहा गया है, जो कहाँ पर है, जो प्रतापगढ़ में एक ताम्रपत्र है 1595 का, तो 1595 के ताम्रपत्र में इनको राजगढ़ भी महारावत कहा गया है। कहाँ पर, प्रतापगढ़ के ताम्रपत्र में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उत्तराखंड में कब चाय कमेटी का गठन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है 1834 में ये गठन किया था। भाई चाय कमेटी का कब किया था, 1834 में। दोस्तों देखिए, जब कोई चीज़ की स्थापना की जाती है तो पहले सर्वे होते हैं, कई रिपोर्टें बनती हैं, समितियां बनती हैं। ठीक है, तब जो उसकी स्थापना होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1827 की बात है। 1827 में इसको जो है रिपोर्ट भेजी थी। किसने भेजी थी? सरकारी वनस्पतिक उद्यान सहारनपुर के अधीक्षक थे डॉक्टर रॉयल। ठीक है, तो इन्होंने क्या करी थी, रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद जो 1831 में, ठीक है, उसके बाद 1831 में जब आएंगे तो 1831 में वेंटिंग को इस उद्योग के विकास का सुझाव दिया गया। ठीक है, सुझाव, ठीक है, इस जब रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद 1831 में इसका सुझाव दिया गया। किसको? विलियम बेंटिंग को। और 1834 में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, चाय कमेटी। ठीक है, तो चाय कमेटी का गठन किया गया। अब इसका जो है चाय कमेटी जो है दोस्तों, इसके मुख्य कार्य क्या होंगे? ठीक है, इसके कुछ कार्य भी होंगे। ठीक है, तो इसके मुख्य कार्य क्या है? चाय पौध उत्पन्न करना या गठित करना या प्राप्त करना, तैयार करना। ठीक है, तो चाय पौध तैयार करना इसका पहला कार्य था। उसके बाद जो है चाय के बागान होंगे। ठीक है, तो उन बागानों के लिए भूमि तैयार करना। ठीक है, उसके बाद चीनी और चाय विशेषज्ञों की मदद लेना। ठीक है, चीनी चाय वगैरह के जो विशेषज्ञ होते हैं, जब कोई भी कार्य आप किसी क्षेत्र में करेंगे तो उसके विशेषज्ञ होंगे, तो उन विशेषज्ञों की मदद लेना, ये इसका कार्य था मुख्य, किसका? चाय कमेटी का। दिसंबर 1835 में 2000 पौधों की पहली खेप उत्तराखंड पहुंची। वो खेप आई थी कहाँ से दोस्तों? कलकत्ता से, जिसको आज कोलकाता बोला जाता है। ठीक है, तो 1800 कब आई थी? 1835 में। ठीक है, तो 2000 पौधों की पहली खेप आई थी, जिसमें से अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर में और भीमताल के पास भरतपुर में इनको मतलब आधा आधा करके भेजा गया था। और यहाँ पर जो है चाय पौधशालाएं स्थापित की गई थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर में और भीमताल के पास भरतपुर में। दोस्तों 1835 में टिहरी गढ़वाल में भी चाय की खेती प्रारंभ की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1835 में मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है पहली खेप आई थी 2000 पौधों की। ठीक है, कब? 1835 में। इन 2000 पौधों में से आधा तो अल्मोड़ा भेज दिए गए। ठीक है, और आधा कहाँ पर भेज दिए गए? भरतपुर का, जो कहाँ पर है? भीमताल में है। ठीक है, इन दो जगहों पर भेज दिए गए और यहाँ इन दोनों जगहों पर चाय पौधशालाएं स्थापित भी की गई। और 1835 में ही टिहरी गढ़वाल में भी चाय की खेती प्रारंभ हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए मैंने दोबारा आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का क्या नाम है? तो इनका नाम है विनोद गोसाई। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा ये। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य खाली क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन से संबंधित बहुत अधिक चीजें जानकारी लेना। ठीक है, तो विनोद गोसाई जो है ये कहाँ के हैं दोस्तों? उत्तर काशी के हैं। ठीक है, उत्तर काशी के। इन्होंने जो एवरेस्ट को फतेह किया था, चढ़ा था, वो 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है एवरेस्ट फतेह कर लिया था। अब एवरेस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो है भारत और उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट फतेह की थी। ठीक है, तो भारत और उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल है। ठीक है, बछेंद्री पाल। तो इन्होंने जो है 24 मई 2000 बोल रहा हूँ 1984 को इन्होंने पहली बार जो है फतेह किया था एवरेस्ट को। ठीक है, और उसके बाद इससे संबंधित कुछ और एक आध चीजें जान लेते हैं, जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी कैडेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार पेपरों में, तो इसको मैं आपको बता दूं, इनका नाम है नूतन बिष्ट।
ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी कैडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है। उसके बाद राज्य के प्रथम व्यक्ति, अभी हमने महिलाओं की बात की, अब राज्य के प्रथम व्यक्ति की अगर बात आती है तो उसके अंतर्गत नाम आएगा श्री हरीश चंद्र सिंह रावत, ठीक है, हरीश चंद्र सिंह रावत। तो हरीश चंद्र सिंह रावत का नाम आएगा। इन्होंने 1965 में चढ़ा था, ठीक है। तो बचेंद्री पाल ने कब चढ़ा? 1984 में। इन्होंने चढ़ दिया था 1965 में। पहले व्यक्ति का नाम आएगा तो हरीश चंद्र सिंह रावत या हरीश सिंह रावत। उसके बाद प्रथम महिला का नाम आएगा तो बचेंद्री पाल। दोस्तों बचेंद्री पाल जो है हिमालय को पार करने वाले महिला दल का नेतृत्व इन्होंने किया था 4 फरवरी 1997 को, ठीक है। 4 फरवरी 1997 से 15 अगस्त 1997 तक का इनका ये पूरा जो दल था, इनका टूर रहा था, उसकी इन्होंने जो है नेतृत्व किया था उस दल का। 4000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी उसमें। उसके बाद थार रेगिस्तान जब पार किया गया था, थार रेगिस्तान पार करने वाले दल का भी नेतृत्व जो है बचेंद्री पाल ने ही किया था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में कई बार थोड़ा सा टच की जाती हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और सभी को पता भी होगा। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर को जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब तराई का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? उत्तराखंड का जो आप जब मैप पढ़ा होगा तो आप में सबसे नीचे नैनीताल के नीचे एक पतली पट्टी के रूप में इस तरह का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो उधम सिंह नगर का खासकर से जो आ जाता है जो क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 20 से 30 किलोमीटर की है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी भाग, यानी कि मैंने आपको बताया नैनीताल से नीचे वाला जो नैनीताल के दक्षिण वाला जो भाग है वो तराई क्षेत्र है। दोस्तों उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। नंबर 1 है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और दूसरा है तराई क्षेत्र, ठीक है। नंबर 2 है, दूसरा कौन सा है? तराई क्षेत्र है। तीसरा जो है भाबर है दोस्तों, तीसरा भाबर। चौथा जो है शिवालिक, ठीक है। तो चौथा जो है कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र है। पांचवा है दून द्वार क्षेत्र, ठीक है, दून द्वार क्षेत्र। और छठा है लघु या फिर इसको आप मध्य हिमालय कह सकते हैं, लघु या मध्य हिमालय। और उसके बाद है बृहत या उच्च हिमालय, सातवां बृहद या उच्च हिमालय इसको बोला जाता है। और उसके बाद जो 8वां है वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ये इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा गया है। इसमें से हमने क्या कहा, जो तराई वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आजाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज में कर्नल का पद सबसे पहले किसको मिला था? पितृशरण रतूड़ी को, ठीक है। इनका नाम क्या है? पितृशरण रतूड़ी, ठीक है। तो पितृशरण रतूड़ी को मिला था। दोस्तों प्रथम महिला, अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रथम की बात आई है, तो प्रथम जितने भी हैं उन सभी प्रथमों की हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, महिला पुलिस महानिदेशक, तो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? कंचन सिंह भट्टाचार्य, ठीक है। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका नाम है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। दूसरा स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला, ठीक है, तो वो हैं विष्णु देवी शाह, ये भी आपको पता होगा। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बस मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रथम बार जेल जाने वाली विष्णु देवी शाह इनका नाम है, लिख लो इसको। उसके बाद जेल जाने वाली पहली महिला की अगर बात करेंगे तो उनका नाम आएगा दुर्गा देवी, ठीक है। तो दुर्गा देवी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? RS टोलिया, ठीक है। तो RS टोलिया जी हैं प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। उसके बाद जो है प्रथम पुलिस महानिदेशक की अगर बात आती है तो प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। अगर महिला पूछेगा तब तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, अगर प्रथम पुलिस महानिदेशक की पूछेगा अशोक कांत शरण उनका नाम है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम अशोक अभेंद्र देसाई। इसमें
जो है कन्फ्यूजन होता है। अशोक अभिंद्र देसाई क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और अशोक कांत शरण क्या है, प्रथम पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, मैंने कहा था कि किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। नंबर 1 दिया था मोहन जोशी, दूसरा दिया था नागेंद्र शकलानी, तीसरा दिया था भोलू राम और चौथा दिया था भैरव दत्त जोशी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए थे, ये हैं भैरव दत्त जोशी, जिनको जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में जिन्होंने भाग लिया था। आप में से अधिकतर लोगों ने, ठीक है, इसका सही जवाब दिया था और उसको डिटेल में भी बताया था दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं आप लोग उसको आंसर करें और डिटेल में उसका आंसर लिखें जितना आप जानते हैं। उसके बाद आज का क्वेश्चन है, इस वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए है, कुड़िंद की मुद्राओं में किसका अंकन मिलता है। तो भाई जो कुड़िंद थे, कुड़िंद शासकों ने भी अपनी कुछ मुद्राएं जारी की होंगी, जाहिर सी बात है, तो उसमें किसका अंकन मिलता है दोस्तों। ठीक है, देवी का मिलता है, मृग का मिलता है, उपरोक्त दोनों का मिलता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर जो है बताएंगे। और जिन लोगों को जितना डिटेल में आता है वो लोग उतना डिटेल में लिखने की इसको कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, जितना आप लोग इसको लिखेंगे, जितना सर्च करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आप लोगों को आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। अपने सुझाव, ठीक है, अपने सुझाव जरूर हमको देना है आपने। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि अपने सुझाव हमें दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।